आस्क मी, यू टेल मी, कमिश्नर सख्ती से बोला। ये आपके डिस्ट्रिक्ट के एक थाने का केस है, आप बताइए ये क्या है। लेकिन सर, जो कुछ इसमें छपा है वो सच नहीं है, वो सच नहीं हो सकता। एक नेशनल डेली ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकता है क्या? सर, क्या नेशनल क्या इंटरनेशनल, आजकल सब अखबार सेंसेशन सीकर हैं। मुझे आपकी बात से इत्तेफाक है। थैंक यू सर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक्सप्रेस ने ये काम अगर सनसनी फैलाने के लिए किया तो वारदात के 11 दिन बाद क्यों किया? सर, मैं एक्सप्रेस के एडिटर को तलब करूंगा और इस बाबत उससे सवाल करूंगा। वो तो आप करेंगे, लेकिन वजह की बाबत आपका अपना रोशन ख्याल क्या है? सर, किसी दूसरे के कर्तव्य की बाबत मैं क्या कह सकता हूँ? यकीनी तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन कोई अंदाजा तो लगा सकते हैं ना? डीसीपी ने कुछ क्षण सोचा, फिर इंकार में सिर हिलाया। ये तारदेव थाने का केस है ना? जी हाँ। थानाध्यक्ष कौन है वहाँ? इंस्पेक्टर गोविलकर सर। गोविलकर, ये वही इंस्पेक्टर है ना जिसकी वजह से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वालों का नई दिल्ली से मेरे नाम मेमोरेंडम आया था? जी हाँ सर। ऐसा बेलगांव इंस्पेक्टर थानाध्यक्ष बना थाने में क्यों बैठा हुआ है? सर, उसे सबक मिल चुका है। उस वाक़े के बाद से अब उसकी कोई शिकायत नहीं है। आपकी उससे कोई कंटिन्यूटी है क्या? जी हाँ सर। खास बनती है क्या? नो सर, नेवर सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। आपके कहने के अंदाज से मुझे ऐसा लगा जैसे आप उसकी हिमायत कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है सर। ग्रांट रोड वाला जो केस इस वक्त हमारे बीच गुफ्तगू का मुद्दा है, उसको किसी भी स्टेज पर आपने खुद रिव्यू किया था क्या? बराबर किया सर। किया तो फिर किस नतीजे पर पहुंचे? इसी पर सर की थाने से जो तफ्तीश हुई थी दुरुस्त हुई थी। लिहाजा आपकी भी यही राय है कि केस में किसी गवानी लड़की का रोल नहीं, उसका कोई वजूद नहीं? हाँ सर। सर, ऐसी कोई लड़की होती तो क्या अब तक छुपी बैठी होती? पुलिस के पास पहुंचकर चोरी का अगर कोई था तो अपना वर्जन ना बयान कर रही होती? एक्सप्रेस की लीड स्टोरी से लगता है कि उसने पुलिस की जगह प्रेस को, मीडिया को तरजीह दी है। सर, एक्सप्रेस की कहानी फर्जी है और हमें उसको चैलेंज करना चाहिए। साथ में लड़की की तस्वीर छपी है। अपनी कहानी को पुख्ता बनाने के लिए असल में वो कोई भी गुवानी लड़की हो सकती है, और फिर वो तस्वीर इतनी साफ भी तो नहीं है सर। हाँ मिस्टर प्रधान, अगर मैं कहूँ कि एक्सप्रेस की नहीं, आपके तारदेव थाने वालों की कहानी फर्जी है, जो कि उन्होंने रसूख वाले लोगों की औलाद को बचाने के लिए गढ़ी है। अगर मैं कहूँ कि उन्होंने मोटी रिश्वत खाकर एक कत्ल के केस को एक्सीडेंटल डेथ के केस में तब्दील कर दिया था। अगर मैं कहूँ कि उनका चश्मदीद गवाह झूठा है और उन्हीं का सिखाया पढ़ाया तोता है, तो डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज के तौर पर आपका क्या जवाब होगा? सर, वो क्या है कि, और अगर मैं कहूँ कि उस मोटी रिश्वत में आप भी शेयर होल्डर हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? सर, डीसीपी बदहवास लहजे से बोला, ये क्या कह रहे हैं आप? आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ और जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। सर, ये बेजा सवाल है। ये मेरे पर नाजायज लांछन है कि मैं, आपको रिश्वतखोरी से इनकार है, लेकिन क्या अपनी कोताही से भी इनकार है? कोताही? केस में इतनी विसंगतियां हैं, इतने लूप होल हैं, आपको ये सब क्यों नहीं दिखाई दिए? दिखाई दिए तो क्यों आपने उस बेलगाम इंस्पेक्टर गोविलकर से उस बाबत कोई जवाब तलबी नहीं की? सर, आप मेरे आला अफसर हैं, आपकी बात काटना गुस्ताखी होगी। आपको इजाजत है गुस्ताखी की। अब बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सर, यू आर एज्यूमिंग द फैक्ट्स नॉट इन एविडेंस। इज दैट सो? यस सर, आपने मुझे अभेदान दिया है, इसलिए बोलता हूँ। आपको कैसे मालूम है कि मैंने उस बाबत किसी की कोई जवाब तलबी नहीं की? यानी कि की है? बराबर की है सर। क्या नतीजा निकला? सर, तफ्तीश बिल्कुल विद इन प्रोसीजर की गई थी और मुनासिब और मुकम्मल की गई थी। खाली एक बात में इंस्पेक्टर गोविलकर ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया था, जिसके लिए उसे रिप्रीमांड कर दिया गया था और आइंदा के लिए वार्निंग दे दी गई थी। कौन सी बात?
केस की बाबत प्रेस को ब्रीफ करने के लिए जो कॉन्फ्रेंस संबंधित एसीपी को या मुझे करनी चाहिए थी, वो उसने खुद ही कर डाली थी। आई सी। ऐसा करने की वजह क्या बताई उसने? कहता है प्रेस वालों पर एहसान किया, मीडिया से गुडविल बनाई। आई सी। कमिश्नर ने जॉइंट कमिश्नर की तरफ देखा। जॉइंट कमिश्नर ने तनिक कंधे उचकाकर और हौले से गर्दन हिलाकर अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। कुछ क्षण खामोशी रही। जेंटलमैन, फिर कमिश्नर बोला, मैं आप लोगों को एक वीडियो फिल्म दिखाने जा रहा हूँ, जिसकी बाबत मेरा हुक्म है कि उसे टॉप सीक्रेट रखा जाए। उस वीडियो फिल्म के कमिश्नर के ऑफिस में उपलब्ध होने की बाबत अगर किसी को भनक भी लगी, तो मैं उसके लिए आप दोनों में से किसी एक को जिम्मेदार ठहराऊंगा। अंडरस्टैंड? यस सर, दोनों उच्चाधिकारी संवेद स्वर में बोले। गुड। कमिश्नर ने वीडियो कैसेट निकालकर फिर वीसीआर में लगाई और टीवी ऑन किया। स्तब्ध वातावरण में टीवी स्क्रीन पर फिल्म एक बार फिर चली। फिल्म खत्म हुई तो टीवी और वीसीआर बंद कर दिया। अब क्या कहते हैं आप? फिर कमिश्नर ने डीसीपी से सवाल किया। सर, वो कठिन स्वर में बोला, इस कैसेट में कोई भेद है। क्या भेद है? ये जेन्युइन नहीं हो सकता। अच्छा सर, दिस हैज बीन स्टेज मैनेज्ड। मुंबई फिल्मों की नगरी है, यहाँ ऐसा कोई कैसेट तैयार कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये नेता लोगों वाला बयान है। वही जब पकड़ाई में आ जाते हैं तो ऐसे फैंसी बयान जारी करते हैं। अपनी आवाज को किसी मिमिक्री आर्टिस्ट का कमाल बोल देते हैं। अपनी सूरत को ट्रिक फोटोग्राफी का करिश्मा बोल देते हैं। सर, ऐसा मुमकिन तो नहीं। कोई चाहे तो ऐसा कर तो सकता है ना? मुझे तुम्हारी बात से इत्तेफाक है, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? कोई तो वजह होगी, और वो इतनी अंदरूनी बातों से क्यों कर वाकिफ होगा? कोई बात अंदरूनी नहीं है। सर, गुस्ताखी माफ। गढ़ी हुई बात को आप अंदरूनी कैसे कह सकते हैं? एक्सप्रेस की आज की लीड स्टोरी कैसेट की स्टोरी को एंडोर्स करती है। इसका एक ही मतलब मुमकिन है। क्या ये कैसेट भी एक्सप्रेस का ही कारनामा है? सर, ऐसा है तो उन्होंने कैसेट मुझे क्यों भेजा, वो भी अपने पेपर में इस पर आधारित स्टोरी छापने से पहले? जी, ये कैसेट यहाँ कल शाम को रिसीव किया गया था, जबकि एक्सप्रेस ने अपनी लीड स्टोरी आज छापी है। इतने बड़े स्कूप को छपने से पहले ही एक्सपोज कर देने का भला क्या मतलब हुआ? डीसीपी को जवाब नहीं सूझा। यू आर एक्सक्यूज्ड नाउ। जी, डीसीपी हड़बड़ाकर बोला। मैंने कहा आप जा सकते हैं। ओह यस सर। वो उठ खड़ा हुआ। थैंक यू सर। डोंट फॉरगेट दैट यू आर कमिटेड टू सीक्रेसी, कमिश्नर ने चेताया। आई वोंट सर। कमिश्नर को सैल्यूट मारकर डीसीपी वहां से रुखसत हो गया। अब जनाब, पीछे कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर से संबोधित हुआ। आप सोच रहे होंगे मैंने आपको क्यों बुलाया? सर, सच पूछिए तो, जॉइंट कमिश्नर मुस्कुराता हुआ बोला, यही सोच रहा था। वजह ऐसी है कि जुबान पर लाते संकोच होता है। प्रधान से ताल्लुक रखती वजह है क्या? हाँ, गोलछा। आई डोंट ट्रस्ट दिस मैन। ग्रांट रोड वाले केस में लीपापोती तो हुई ही है, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल गवाही देता है कि इस लीपापोती में ये भी शामिल है। जॉइंट कमिश्नर खामोश रहा। इसलिए जो काम इसे करना चाहिए था वो मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। क्या करना होगा सर? सबसे पहले तो उस एसआई को काबू में करो जो कि तारदेव थाने से मौकाए वारदात पर पहुंचा था। उसके साथ जो दूसरा पुलिसिया गया था उसको भी काबू करो और टॉप सीक्रेसी के साथ यहाँ पेश करो। राइट सर। फिर वैसे ही सीक्रेसी के साथ उस चश्मदीद गवाह को काबू करो और यहाँ पेश करो जिसका नाम की शेख मुनीर बताया जाता है। राइट सर। इन लोगों के बयान मैं खुद लेना चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम सर। एक्सप्रेस की स्टोरी ने पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर पर भी उंगली उठाई है, उसकी खबर तुम खुद ले सकते हो। मैं लूंगा सर। बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट की भी? जी सर, उसकी भी। और केस की खामोशी से नए सिरे से तफ्तीश कराओ। एक्सप्रेस का इल्जाम है कि गवाहों के बयान या तो लिए नहीं गए या उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। मेरे पास लाने से पहले शेख मुनीर के किरदार की तफ्तीश करो, मालूम करो वो कैसा आदमी है और सोसाइटी में उसकी क्या पोजीशन है। राइट सर।
वारदात को 11 दिन हो गए हैं, फिर भी ग्रांट रोड से एक्सटेंसिव पूछताछ कराओ। शायद किसी ने उस रात शेख मुनीर के बार और बोनी जादव के फ्लैट वाली इमारत के बीच के रूट पर कुछ देखा हो जो हमारे काम आ सकता हो। आई अंडरस्टैंड सर। बात पुरानी हो गई होने की वजह से इस पूछताछ से सीधे कुछ हाथ नहीं लगे, तो उस रिपोर्ट को, क्या नाम था उसका, पंकज झालानी। हाँ, पंकज झालानी। तो उस पंकज झालानी को तलब करो, क्योंकि एक्सप्रेस की लीड स्टोरी से साफ जाहिर है कि वारदात के बाद आस पड़ोस से जो व्यापक पूछताछ पुलिस को करनी चाहिए थी वो उसने की थी। इज दैट राइट? यस सर। और अहम तरीन बात यह है कि इन तमाम बातों की किसी को भनक नहीं लगे, खास तौर से उस इंस्पेक्टर गोविलकर को और हमारे डीसीपी को। आप गोविलकर से बात नहीं करेंगे क्या? आखिर में तब जबकि उसके बचाव के तमाम रास्ते सील किए जा चुके होंगे। राइट सर। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, या यूं कहिए कि लाउड थिंकिंग करना चाहता हूँ। बोलो। एक्सप्रेस के हाथ लारा रेबेलो नाम की गोवानी लड़की की स्टोरी कैसे आई? वैसे ही जैसे हमारे हाथ आई। किसी ने एक कैसेट हमें भेजी, एक एक्सप्रेस को भेजी क्या? हाँ, जाहिर है। किसने? इस वक्त ये अहम मुद्दा नहीं, अलबत्ता पता लगाने की कोशिश करेंगे। फिर भी अंदाजा बताइए कौन होगा? होगा तो यकीनन कोई मकतूल का वेल विशर। फिर तो वो उसके आसपास का ही कोई शख्स होगा। हाँ, तभी तो बोला कि पता लगाया जा सकता है। क्या कैसेट फर्जी हो सकती है सर? इसमें बयान देती लड़की कोई एक्ट्रेस हो सकती है क्या? होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसी कैसेट अखबार को भेजना और बात है, लेकिन ये पुलिस से पंगा लेना, नो, आई कांट डाइजेस्ट इट। किसी ने लड़की के बयान को वीडियो पर क्यों उतारा? जब लड़की उसके कब्जे में थी तो पुलिस कमिश्नर को कैसेट भेजने की जगह वो लड़की को साथ लेकर यहाँ क्यों नहीं पहुँच गया सर? कैसेट गोवा से भेजी गई थी, इसलिए संभावना ये है कि लड़की भी वहीं होगी और उसे साथ लेकर मुंबई आने में उसे जान का खतरा लगा होगा। आई सी। ये ना भूलो कि लड़की के बयान के मुताबिक वो मरगांव में गिरफ्तार थी, जहां से कि उसका वीडियो पर बयान दर्ज करने वाले ने उसे रिहा कराया था। लड़की के हाथ से निकल जाने के बाद उसको गिरफ्तार करके रखने वाले क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठे होंगे? वो क्या जानते नहीं होंगे कि लड़की बयान देने के लिए पुलिस के पास पहुंच गई तो कितना बड़ा हंगामा बरपा जाएगा? इस लिहाज से क्या लड़की को एहसास नहीं होगा कि उसका मरगांव में टिका रहना उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? कैसेट के रैपर पर भेजने वाले का जो पता दर्ज था वो पोंडा का था। पोंडा पहुंच गई होगी क्या? हो सकता है। फिर तो सर हमें गोवा पुलिस की मदद की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, और इस सिलसिले में मैं पहला कदम उठा भी चुका हूँ। दैट्स वेरी गुड सर। जॉइंट कमिश्नर एक क्षण खामोश रहा और फिर बोला, सर, एक्सप्रेस ने अपनी स्टोरी में जिन लोगों को अपना निशाना बनाया है, लड़की के सामने आए बिना क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन मुमकिन होगा? जवाब तलबी की नौबत आने पर क्या वो लोग भी वही दुहाई नहीं देने लगेंगे जो अभी हमारा डीसीपी देकर गया? क्या कि कैसेट नकली है, स्टेज मैनेज्ड है? जी हाँ सर। देंगे, डीसीपी प्रधान से ज्यादा देंगे, क्योंकि उनकी जान पर बनी होगी। सर, लड़की सामने ना आई या वो पहले ही उसको खत्म करा देने में कामयाब हो गए तो उनकी दुहाई तो चल जाएगी। इसीलिए तो मैं केस की फिर से बारीक तफ्तीश चाहता हूँ। इस कैसेट ने और कुछ ना किया तो कम से कम हमें दिशा ज्ञान तो दिया। पुलिस के टॉप बॉस की हैसियत से मैंने केस के री इन्वेस्टिगेशन की जरूरत तो महसूस की। अब क्या पता वैसे ही सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिस इज होपफुल थिंकिंग सर। मे बी कोई हर्ज है क्या होपफुल थिंकिंग में? नो सर। सो देयर। एक्सप्रेस के ऑफिस में एक चपरासी ने हीला को झालानी के केबिन में पहुंचाया। आर यू मिस्टर झालानी? हीला ने फिर से तस्दीक की। पंकज झालानी? झालानी ने पहले सिर से पैर तक उस परम सुंदरी का मुआयना किया और फिर बोला, यस आई एम। मेरे को आपसे 2 मिनट बात करने का है। किस बाबत? अभी बोलूंगी ना, इसी वास्ते तो इधर आई मैं। एक्सप्रेस के किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंट से मिलने या खास मेरे से पंकज झालानी से मिलने?
खास आपसे मिलने। आई सी, तशरीफ रखिए। थैंक यू। आपकी तारीफ। मेरा नाम हिला है। हिला, जालानी ने नाम दोहराया। पारसी है? हाँ। शैल आई कम टू द पॉइंट मिस्टर जालानी? यस प्लीज। मिस्टर जालानी, वी हैव अ म्यूचुअल फ्रेंड। अच्छा, कौन है वो? जीत सिंह। जी? जीत सिंह, आप ऊंचा सुनते हैं क्या? नहीं। उसने एक बार फिर उसका मुआयना किया और फिर हैरानी से बोला, क्या जीत सिंह आपका फ्रेंड है? फैमिली फ्रेंड है। ओ, फैमिली फ्रेंड है? जी हाँ। बाय द वे, हम उसी जीत सिंह की बात कर रहे हैं ना जो? उसी की बात कर रहे हैं। हिला तनिक उतावले स्वर में बोली, काफी अरसा पहले कभी हम भी चिंचपोकली में रहते थे, तब वो हमारा पड़ोसी हुआ करता था। चिंचपोकली के जिक्र से ही मेरे को पक्की हो गया है कि हम एक ही जीत सिंह की बात कर रहे हैं। बराबर कर रहे हैं मिस्टर जालानी, ऐसा ना होता तो मैं यहाँ आई ही ना होती। यू आर राइट। जीते ने आपका जिक्र किया था। उसने मुझे खुद बताया था कि उसकी टिप पर अमल करते आप केकी मिस्त्री के कत्ल की साजिश का पर्दाफाश करने में जुटे हुए थे, और आज का एक्सप्रेस आपकी कामयाबी की कहानी खुद कह रहा है। मैडम, मुझे कहते अफसोस होता है, लेकिन हकीकत ये है कि मैं एक्सप्रेस की आज की लीड स्टोरी के एक बड़े छोटे हिस्से के यश का भागी हूँ। हिला खामोश रही। हालांकि जीत सिंह ने अभी ऐसा कोई दावा तो पेश नहीं किया, लेकिन मुझे यकीन है कि गोवानी लड़की लारा रिबेलो का बयान हासिल करने का करिश्मा उसी ने किया है, और उसी ने बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग हमें भेजकर हमारे हाथ मजबूत किए हैं। मेरा भी यही ख्याल है, और मेरे यहाँ आने के पीछे यही वजह है। क्या? आप लोगों के हाथ और मजबूत करना। अच्छा, ऐसा कैसे करेंगी आप? आपकी खिदमत में एक ऑडियो कैसेट पेश करके। क्या है उसमें? अभी आप खुद जान जाएंगे। उसने अपने पर्स में से एक माइक्रो कैसेट निकाला। आपके पास माइक्रो कैसेट रिकॉर्डर है? होगा ही, सारे पत्रकार रखते हैं। सहमति में सिर हिलाते झालानी ने अपनी मेज के एक दराज में से सानियों का माइक्रो कैसेट रिकॉर्डर निकालकर हिला को सौंपा। हिला ने उसमें माइक्रो कैसेट डालकर ऑन का बटन दबाया। सुनिए, वो बोली, गौर से सुनिए। ये मधुकर राव साबले एमपी की अपने दिलीप भालेकर नाम के उस चीफ चमचे के साथ डायलॉग है, जो कि सुना है अंडरवर्ल्ड में बड़ा बटाटा के नाम से जाना जाता है। जालानी ने यूं सहमति में सिर हिलाया जैसे मेहमान का दिल रखना चाहता हो, लेकिन ज्यों ज्यों वो उस वार्तालाप को सुनता गया, चौकन्ना होता गया, हैरान होता गया। आखिरकार वार्तालाप खत्म हुआ। हिला ने टेप बंद कर दिया, लेकिन उसमें से माइक्रो कैसेट निकालने का उपक्रम नहीं किया। वेल, वो अपलक जालानी को देखती बोली, ये जालानी भौचक्का सा बोला, किसने रिकॉर्ड किया? मैंने किया। आपने? हाँ। कहाँ? कब? दादर मेन रोड पर नेताजी के रेजिडेंस पर संडे नाइट को रात के 1 बजे। कैसे कर पाई? मैं वहां रहती हूँ, ऐसे कर पाई। रिकॉर्डिंग माइक्रो कैसेट पर है, इसका मतलब है आप ओरिजिनल रिकॉर्डिंग ब्रोडनिंग के स्पूल वाले 4 ट्रैक रिकॉर्डर पर थी। उस पर से माइक्रो कैसेट मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैडम, आपने खाली अपना नाम बताया, लेकिन अगर नेताजी के घर में रहती हैं तो मैडम यू आर कंफ्यूजिंग मी। किसी चिंचपोकली के पुराने बाशिंदे की नेताजी के हाउस होल्ड तक पहुंच कैसे हो सकती है? आप वहां नेताजी की मुलाजमत में है क्या? मेरे जरिए एक्सप्रेस को ऐसी रिकॉर्डिंग और भी हासिल हो सकती है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है मैडम, लेकिन उसके लिए आपको वादा करना होगा कि आप मेरा राज रखेंगे। आई बेग योर पार्डन मैडम, लेकिन ये भी मेरे सवाल का जवाब नहीं। जवाब आगे आएगा। ओके, मैं वादा करता हूँ कि आपका राज, जो भी वो है, मैं राज रखूंगा। आप उसे किसी न्यूज की सुर्खी बनाने की हरगिज कोशिश नहीं करेंगे। नहीं करूंगा। यू स्वेयर? आई स्वेयर बाय माय गॉड। मैं बदनसीब मकतूल केकी मिस्त्री की बहन हूँ और मधुकर राव साबले एमपी की नाजायज औलाद हूँ। जालानी जैसे आसमान से गिरा। वो मुंह बाएं हिला को देखने लगा। लेकिन फिर उसके मुंह से निकला, ये कैसे मुमकिन है? हिला ने सब बताया।
कमाल है, जलानी मंत्र मुक्त स्वर में बोला। नेताजी को इस बात की खबर नहीं कि जिस शख्स के कत्ल की वजह से तमाम हड़कंप मचा हुआ है वो आपका करीबी था। मां जाया नहीं था, लेकिन फिर भी भाई था। नहीं है खबर। आप अपने एक मिशन के तहत नेताजी के घर में स्थापित है और बकायदा उन पर जासूसी कर रही हैं। नेताजी को इस बात की खबर लग गई तो जानती हैं आपका क्या अंजाम होगा? जानती हूँ। नेताजी के एक इशारे पर बड़ा पटाटा आपका काम तमाम कर देगा, लाश का पता तक नहीं लगने देगा। मैंने वहां हमेशा नहीं बने रहना। आई अंडरस्टैंड, लेकिन पहले ही आपका काम तमाम हो सकता है। आई डोंट केयर, मैं खाली केकी का इंसाफ होता देखना चाहती हूँ, जो कि आपका कुछ नहीं लगता। आप ऐसा सोच सकते हैं, मैं नहीं सोच सकती। लेकिन छोड़िए वो किस्सा और बोलिए जो कुछ आपने अभी कैसेट पर सुना उसकी बाबत आप क्या कहते हैं? ये रिकॉर्डिंग यकीनन खतरनाक है। सीधे या घुमा फिराकर ये कई बातों की तस्दीक करती है। मसलन नेताजी या भालेकर दोनों में से किसी ने साफ नहीं कहा कि बोनी जाधव केकी मिस्त्री का कातिल है, लेकिन भालेकर का उसे कमजोर कड़ी बताना, उसे सबके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकने वाला बताना साफ जाहिर करता है कि वही सारे फसाद की जड़ है। दूसरी बात ये पता चलती है कि इंस्पेक्टर गोविलकर केकी के साथ हुए जुल्म से बराबर वाकिफ था और बोनी जाधव को बचाने के लिए रचे गए षड्यंत्र में शामिल था। तीसरे, वो गवानी लड़की लारा रेबेलो शुरू से ही उन लोगों के कब्जे में थी जिसे पता नहीं क्यों फौरन खल्लास नहीं किया गया था, जबकि बोनी जाधव का बाप छगन जाधव उसे फौरन खल्लास किए जाने के हक में था। चौथे, साफ जाहिर है कि वो जी जान से जीत सिंह और गोवानी लड़की की तलाश में जुटे हैं और हाथ आ जाने पर वो उन दोनों को ही जिंदा नहीं छोड़ने वाले। जीता भी इस बात से बेखबर नहीं जान पड़ता, इसीलिए उसने लड़की के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार की और उसे एक्सप्रेस को भेजा। ऐसा ही जान पड़ता है। ये रिकॉर्डिंग ये भी बताती है कि इंस्पेक्टर गोविलकर जीत सिंह की कोई खास ही दुखती रग थामे है, जिसकी वजह से वो उसे जब चाहे थाम सकता है और जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। भालेकर ने साफ ऐसा बोला कि वो फंसा हुआ भेड़ू है जिसे छगन जाधव के काम के वास्ते उसने ढील दी हुई है, लेकिन जब चाहेगा उसे खींच लेगा। राइट। लेकिन इस कैसेट में एक बात ऐसी है जिसकी वजह से इसे आम किया जाना जीत सिंह के लिए निहायत खतरनाक साबित हो सकता है। क्या आपने तवज्जो नहीं दी मालूम होती, लेकिन रिकॉर्डिंग से साफ जाहिर होता है कि जीत सिंह ने किसी जॉर्ज डेविस का कत्ल किया है और ये बात गोविलकर को मालूम है। ओह सॉरी, जॉर्ज में मैंने वाकई तवज्जो नहीं दी थी। मैं जानता हूँ जॉर्ज डेविस कौन था। वो भी छगन जाधव की तरह गोदी कर्मचारियों का लीडर था और छगन जाधव का प्रबल प्रतिद्वंदी था। शुक्रवार शाम को कांदीवली के कब्रिस्तान में उसका मर्डर हो गया था और उस रिकॉर्डिंग से लगता है कि गोविलकर के किसी दबाव में आकर वो मर्डर जीत सिंह ने ही किया था। बकौल भालेकर, छगन जाधव के जिस काम के लिए गोविलकर जीत सिंह को ढील दे रहा था वो जरूर जॉर्ज डेविस का कत्ल था। ओ, कहने का मतलब ये है कि इस रिकॉर्डिंग को अगर नेता लोगों के खिलाफ और उनके हिमायतियों के खिलाफ बतौर सबूत पेश किया गया तो ये रिकॉर्डिंग ही जीत सिंह के खिलाफ सबूत बन जाएगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। होगा, बराबर होगा। हम रिकॉर्डिंग के इस हिस्से को सेंसर कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग में से निकाल सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग कैसेट है, माइक्रो रिकॉर्डर में चलने वाला माइक्रो कैसेट है। ऐसा कैसेट तभी रिकॉर्ड कर सकता है जबकि वो बोलने वाले के मुंह के सामने किया जाए। नेताजी जो बोला कि वो जगह साउंड प्रूफ थी। एक साउंड प्रूफ कमरे में ऐसा हो पाना नामुमकिन था। यही बात साबित करने के लिए काफी होगी कि ये टेप ना ओरिजिनल है और ना ही हो सकता है। ओरिजिनल टेप को भी तो एडिट किया जा सकता है ना? हाँ, उसमें से वो टुकड़ा काटा जा सकता है जो जीत सिंह के जॉर्ज डेविस का कत्ल किया होने के ताल्लुक रखता है और फिर आजू बाजू के दोनों टेपों को आपस में जोड़ा जा सकता है। ऐसे टेप को सप्लाइज्ड टेप कहते हैं और वो मुआयने से पहचाना जा सकता है। और फिर सवाल हो सकता है कि टेप सप्लाइज करने की नौबत क्यों आई और जो टुकड़ा काटा गया था उसमें क्या था, उसे क्यों काटा गया था और वो कहाँ था।
तो फिर जालानी ने सवाल दोहराया और मेज ठकठकाता सोचने लगा। तो फिर ये कि आपके रिकॉर्डिंग के इस्तेमाल की मैं कोई ऐसी जुगत करूंगा कि आपका जिक्र ना आए, रिकॉर्डिंग का भी जिक्र ना आए और जीत सिंह का जिक्र तो कतई नहीं आए। मुझे अपनी फिक्र नहीं, आपको होनी चाहिए मैडम। इस रिकॉर्डिंग का रोशनी में आना अपने आप में सबूत होगा कि ये आपका कारनामा है। फिर क्या वो लोग आपको बख्श देंगे? नेताजी मेरा पिता है, वो मुझ पर आंच नहीं आने देगा। अपने पर आंच आती पाकर भी नहीं किया, ये जान चुकने के बाद भी नहीं किया कि आपकी उसके घर में मौजूदगी आपकी उसके खिलाफ गहरी साजिश का हिस्सा है। ओह, जब तक आप वहां बनी रहेंगी तब तक इस रिकॉर्डिंग का कोई सीधा इस्तेमाल गलत होगा, आपके लिए भारी मुसीबत का बायस होगा। तो मैं कोई ऐसी कहानी तैयार करने की कोशिश करूंगा जो कि एक खोजी पत्रकार की, जो कि मैं हूं, डिडक्टिव रीजनिंग का नतीजा लगे, तमाम हासिल जानकारी के आधार पर उसका कियास लगे। सो नाइस ऑफ यू। ऐसा कब करेंगे आप? बहुत जल्द मैडम। आपकी कहानी के आधार पर वजूद में आई कहानी इस वक्त तपते लोहे करने का काम करेगी, इसलिए बहुत जल्द। ओके, वो उठ खड़ी हुई। आई विल टेक लीव ऑफ यू नाउ। मैडम, आई हार्डली नो यू बट स्टिल आई एम वरीड अबाउट यू। आप शेर की माद में घुस के बैठी हुई हैं। मालूम है आपका भारी अहित हो सकता है, मालूम है। Why don't you quit? Not now, not at this stage. जो आपका निशाना है, आपका शिकार नेताजी भी होगा। वो आपका पिता है। आपको अपनी वजह से अपने पिता का अहित मंजूर होगा क्या? मेरे को मालूम वो कैसा पिता है, यानी कि मंजूर होगा। So long, मिस्टर झलानी। See you some other time. वो चली गई। दिलीप भालेकर परेशान था। हालात इस कदर काबू से बाहर होते जा रहे थे कि वो नहीं समझ पा रहा था कि वो उनका कौन सा सिरा थामे और कौन सा छोड़े। नेताजी को उसने कई बार फोन लगाया था, लेकिन हर बार जवाब या कोटक ने दिया था और या लोहाटी ने दिया था, और हर बार जुदा जवाब मिला था। पहले नेताजी अभी सो रहा था, फिर लाइन पर नहीं आ सकता था। क्यों नहीं आ सकता था का जवाब उसे नहीं मिला था। और अभी पिछली बार 2 बजे के करीब जब उसने फोन मिलाया था तो जवाब मिला था कि नेताजी घर पर ही नहीं है। किधर गया था? जवाब नदारद। कब लौटेगा? जवाब नदारद। वैसे ही जब भी उसने एक्सप्रेस में फोन लगाकर जालानी से बात करने की कोशिश की थी तो उसे हर बार यही जवाब मिला था कि वो ऑफिस में नहीं था। आखिरकार 4 बजे के करीब वो जालानी से बात करने में कामयाब हो पाया। बाज नहीं आया ना भीड़ो, वो भोला। जालानी ने उसकी आवाज साफ पहचानी, फिर भी बोला, कौन बोलता है? तेरे को मालूम कौन बोलता है? अभी खाली बोलता है, बोलने की जगह कुछ करेगा तो पक्की मालूम हो जाएगा। क्या मालूम हो जाएगा? मतलब मालूम हो जाएगा भालेकर से पंगा लेने का। वो मेरे को पहले से मालूम है। बंडल मारेला है। पहले से मालूम होता तो क्या अपनी और अपने बीवी बच्चे की सलामती की भीख मांग रहा होता? जालानी खामोश रहा। अब एक बार वादा खिलाफी की तो जेल पहुंचा। अभी किधर पहुंचेगा मालूम क्या? मैं अब तुम्हारी धमकियों में नहीं आने वाला। क्यों? बीवी बच्चे को खेत से खिसकाकर चांद पर भेज दिया क्या? खुद भी आजू बाजू ही कहीं बसेरा कर लिया क्या? ढूंढे नहीं मिलेगा? न तू न तेरी बीवी न बच्चा क्या? जालानी फिर खामोश हो गया। मैं तेरे को पहले भी बोला कि मेरा काम वही खबर निकालना है जो ना निकलती हो। ढूंढेगा मैं तेरे बीवी बच्चे को, और तू भी किधर निकले तो फौलादी जीरा बख्तर पहन के निकलना।